नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। जिस गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसी मंदिर के प्रांगण में खौफ के 15 मिनटों ने सत्ता से लेकर पुलिस तक को हिलाकर रख दिया। रविवार शाम करीब 7:20 पर एक शख्स ने पीएसी जवानों पर हमला किया तो सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मौके से भाग खड़े हुए। मंदिर के मुख्य पश्चिमी गेट से लेकर परिसर के अंदर तक करीब 15 मिनट तक संदिग्ध ने तांडव मचाया और मंदिर सुरक्षा में लगाए गए पुलिस वाले उसके डर से भागते रहे। 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियर कर चुका मुर्तजा हाथ में हथियार लिए गोरखनाथ मंदिर और थाने के ठीक सामने वाली सड़कों पर दौड़ता रहा। पब्लिक और पुलिस वाले उसे देख भागते रहे। इस बीच मुर्तजा ने अल्लाह हू अकबर का नारा भी लगाया और चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों से अपील की कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। अब सवाल यह है कि सीएम योगी के शहर में आखिर आतंक का कहर ढाने की हिमाकत किसने दिखाई? आरोपी युवक ने पुलिस वालों पर हमला क्यों किया? वह मंदिर के पास क्यों पहुंचा था? मुंबई से उसका क्या कनेक्शन है? क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ी आतंकी साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब एटीएस की जांच में ही मिल पाएंगे। इससे पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे एक आतंकी हमला करार दिया है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में कि आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ दोनों रवाना कर दिए गए हैं और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एसीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोग को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ये व्यक्ति जो है इसके तार कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं। इसका जो इसके इन्वेस्टिगेशन में इससे जो है इस बिंदु पर विशेष रूप से कि आतंकी हमले की साजिश के रूप में है, इस पर भी पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। हमारी एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और एसटीएफ भी इसमें सहयोग दे रही है जांच में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 3 सिपाही थे हमारे, 2 कांस्टेबल्स हमारे पीएसी के और एक हमारे नागरिक पुलिस के कांस्टेबल, तीनों लोगों ने जो है गेट पर ही जो है उस आदमी को रोका। उनको हालांकि गंभीर चोट 2 लोगों को लगी है। उनको जो है 5 लाख रुपए का पुरस्कार का इनाम का भी जो है घोषणा की है। इसमें अभी चूंकि जांच चल रही है तो बहुत ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताया जाएगा, लेकिन अभी एडीजीएलओ जांच कर जो अभी उन्होंने आपको ब्रीफ किया है, आगे जैसा होगा जब भी प्रगति की आवश्यकता होगी। अचानक आदमी बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था? वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। कितने घंटे पहले हुआ? ये मुश्किल से 40-50 मिनट हो रहा है, इसी के अंदर के बात है ये। कैसा था वो कम से कम काला सा था और कोई साफ सुथरा नहीं था, थोड़े गंदे में ही था। ना ज्यादा गंदगी में था ना ज्यादा साफ सुथरा था वो। और पता चला क्यों मार रहा था ऐसे? नहीं सर, इसका अभी पता नहीं चला। वो अचानक हमला किया पुलिस वाले पर। पुलिस वाले जवानों के ऊपर मार रहा था क्या? हाँ, पुलिस वाले पर ही हमला किया। तुरंत उठा के पटका और तुरंत मारने भी जाए तो उतना दूसरा पुलिस वाला किया, उसे पे हमला किया है ये। और उतने पुलिस वाले घायल हुए? पुलिस वाले सर 3-4 तो घायल जरूर होंगे। उतना में मैं अपनी जान बचा के खुद एटीएम के अंदर छिपी थी सर। उतने बहुत सी फोर्स है, किसी कमान का नहीं था वो। ऐसे पीएससी वाले सब कर बैठे थे, वो अकस्मात आ गया उधर से। जब आया तो ऐसे गमछे में लपेटा था, कुछ गमछे में लपेटा था, उसमें से निकाला और पता नहीं दोनों में क्या बात हुई। तुरंत वहाँ से कावल बाकी उनको चलाना शुरू कर दिया। वो बाकी दोनों हाथ से पकड़ लिए
लेकिन वहाँ से पकड़ पकड़ आए थे। यहाँ पे एक साइकिल था, साइकिल में फंस गए हैं, गिर गए वहाँ पर। गिरने के बाद वो कावल बाकी से लगा मारने उनको। क्यों मारा, आखिर क्या वजह थी? सर वजह तो हमको भी नहीं मालूम है, कैसे मारा, पागल है कि क्या है, कैसे है सर। यहाँ तक अभी तक की पूछताछ से पता चला है कि इसका नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है, जो सिविल लाइंस गोरखपुर का रहने वाला है। और जो हमारे 2 आरक्षी इंजर्ड हैं, उनका नाम है गोपाल गौर और अनिल पासवान। उन दोनों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जो मंदिर का ही अस्पताल है, वहाँ उसका प्राथमिक इलाज हुआ और तुरंत इलाज मिलने के कारण से उनको लाभ मिला है और अब उनको बीआरडी शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पूरे प्रकरण को गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। जिस तरह से ये घटना हुई है, उस घटना के दौरान ये धार्मिक नारे भी ले रहा था। इस प्रकरण से कोई भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता, इंक्लूडिंग टेरर एंगल। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने एटीएस दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और ज्वाइंट टीम्स जिला पुलिस की, एटीएस की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर लैपटॉप भी मिला है और देखिए अभी तक जो बरामदगी हुई है इसमें फ़ोन और एक लैपटॉप मिला है और अभी तक के प्राथमिक छानबीन से पता चला है कि आईआईटी पवई से ये इंजीनियरिंग की थी, 2015 में ग्रेजुएट हुआ था। तो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी है। ये ऐसी स्थिति में ये चीज़ क्यों हुई, इस चीज़ को गहराई से छानबीन की जाएगी। टिकट भी मिला है इसके बाद? टिकट और अदर चीज़ मिली है जो कि हम अभी आपको और फर्दर डिटेल्स अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। बट ये है कि एक गंभीर मसला है, एक गंभीर इंस्टीट्यूशन पे इसने हमला किया है और हम लोग कठोरतम कार्रवाई ऐसे व्यक्ति पे करेंगे। मंदिर की सुरक्षा पुख्ता है, उसमें कोई कमी नहीं है और अच्छा रिस्पांस किया है वहाँ के लोगों में, उसमें कोई चूक नहीं हुई है और उसी कारण ये पकड़ा गया। खौफ के वो 15 मिनट जिसकी तस्वीरें आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से धारदार हथियार हाथ में लेकर मुर्तजा नामक ये शख्स 15 मिनट तक मंदिर प्रांगण में इसी तरीके से आतंक मचाता रहा। उसके हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और काफ़ी मशक्कत के बाद उसे काबू में लाया जा सका। हालांकि इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मुर्तजा हाथ में हथियार लिए गोरखनाथ मंदिर और थाने के ठीक सामने वाली सड़कों पर दौड़ता रहा। पब्लिक और पुलिस वाले उसे देखकर भागते रहे। इस बीच मुर्तजा ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों से अपील की कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे गोली मार दो। अब सवाल कई उठ रहे हैं। इस बीच जानकारी ये भी है कि योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने घायल पुलिस वालों के साथ मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना और उनके इलाज के बारे में भी पूरी जानकारी ली। और मुर्तजा नामक इस आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है, जहां पर इससे अब गहनता से पूछताछ की जाएगी। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 4 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संदीप दुबे जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नगेंद्र सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस समय चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए हैं। चारों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। संदीप जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर देखिए, वैसे तो कहा जा रहा है कि ये कुल मिलाकर आतंकी घटना ही है। जिस तरीके से आतंक मचाया 15 मिनट इस मुर्तजा नामक शख्स ने, प्रशांत ने साफ तौर पर कह दिया है, सर प्रशांत किशोर ने, कि ये पूरी तरीके से आतंकी घटना और ATS इस पर जांच करेगी। लेकिन अब दूसरा पहलू यह है कि मुर्तजा के पिता का कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। सभी पहलुओं की इस पे जांच हो रही है और जल्दबाजी कहना अभी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ इतना कि जो भी इस तरह की घटनाएं हुई है वो किसी तरह से इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये निंदनीय घटनाएं हैं और युवाओं को भी सोचना होगा कि हम सबके अच्छे और हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए अच्छा करने की जरूरत है। अपने अंदर कोई विकृति या कोई ऐसी मानसिकता न पाले जिससे समाज में और देश में गलत संदेश जाए, गलत असर हो। और ये युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, पुलिस अपना काम कर रही है। ये पश्चिम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं पे नजर गड़ाए हुए हैं और प्रशासन के लोगों से मुख्यमंत्री आवास बराबर संपर्क में है, बात कर रहा है और बहुत जल्द पुलिस इन सभी विषयों को जो भी तथ्य हैं सबके सामने लेके आएगी और जनता को अवगत कराएगी। रत्नाकर सिंह जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए पंजरे जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से
ये घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये बिल्कुल निंदनीय घटना है और इस घटना को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। समाज में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है। अगर किसी को कहीं से भी अप्रोच है या फिर कहीं से भी कुछ इस तरह की बात है तो वो अपने संवैधानिक जो चीजें बनाई गई हैं उसके माध्यम से वो अपनी बातें रखे और कहे। इस तरह से कहीं भी आतंक का रूप ले लेना, कानून को अपने हाथ में ले लेना, ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे विजय समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह से लेना ठीक नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार ये घटना हुई है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इसको आतंकी घटना करार दिया, जल्दबाजी, इतना जल्दबाजी दिखाया है लोगों ने आतंकी घटना इसको करार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तो सारा चीजों को देखते हुए प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कहीं न कहीं कि यह व्यक्ति, जैसा कि उसके घर वाले भी कह रहे हैं कि मानसिक रूप से वह ठीक नहीं है और वह किसी एक पढ़े लिखे तबके से आता है, देश के सबसे सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान से आता है, IIT से आता है। तो इस तरह से पढ़े लिखे व्यक्ति को और इस तरह का कृत्य जो है कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारियों में पीछे हैं। देखिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये चर्चा करना बड़ा जरूरी है। देखिए, अगर हम समाज में कटुता फैलाएंगे, अगर हम समाज में वैमनस्य फैलाएंगे, अगर समाज में हम अस्पृश्यता की बात करेंगे, अगर समाज में हम कश्मीर फाइल्स की तरह मूवी को दिखाने का काम और दर्द उकेरने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में आजकल के जो युवा हैं हम उनको किस रास्ते लेके जाएंगे। कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को जरूर मिलेगी और इस तरह की घटनाएं समाज में न घटित हो, आगे इस तरह का पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस तरह के हमले में न शामिल हो। इस तरह से चीजों को हम लोग जिम्मेदारी लेके और समाज को एक सही दिशा में लेके चलने का काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे रत्नाकर सिंह जी, यहाँ पर कौन फैला रहा है इस तरह की कट्टरपंथ चीजें? और बात यह है सर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहने वाले युवा कौन सी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं? तो फिर मैं तो ये मानूं ना कि सभी पार्टियां इसके लिए बराबर रूप से दोषी हैं। किसी एक पार्टी को अकेले दोष देने का क्या मतलब है? रत्नाकर जी, आपका मैं जवाब लूंगी, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। चारों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नागेंद्र सिंह जी, इस मामले पर सियासत की सजावट सही है क्या सर? प्रश्न दोबारा किया। नागेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब मिल रही है, अब मिल रही है। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब इस पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है, ऐसे मामलों पर भी सियासत की सजावट जरूरी है। जब पता है कि इतना गंभीर मामला है, फिर बयानबाजी से बचना चाहिए, चीजों को थोड़ा देखना चाहिए, संभालना चाहिए। हम इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरी तरह से, चाहे वे उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई कोना हो, किसी भी समुदाय या धर्म की आस्था का केंद्र हो या सार्वजनिक स्थल हो या आम जनमानस की सुरक्षा का विषय हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न साथ ही साथ ये उठता है कि ये जो लोकल इंटेलिजेंस रहा होगा गोरखपुर का, क्योंकि गोरखपुर मंदिर या इस तरह की जितनी भी संस्थान है जहाँ विशेष सिक्योरिटी जोन बनाया हुआ है, तो वहाँ फीडबैक खुफिया तंत्र क्यों नहीं ले पाया, एक तो ये प्रश्न उठता है। और साथ ही साथ इसकी पूरी डिटेल में जांच होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए। सर क्या, एक बात बताएं, एक सेकंड नागेंद्र सिंह जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ सर, मेरा एक बार सवाल सुन लीजिए। खुफिया तंत्र क्या बताता? एक सीधा साधा दिखने वाला शख्स फ्लाइट लेकर आ रहा है सर, यहाँ आकर उसने वो धारदार हथियार खरीदा, क्या हुआ? ये सारे तो अभी सवाल ही है, इनका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। फ्लाइट लेकर एक पढ़ा लिखा शख्स पहुंच रहा है गोरखनाथ मंदिर, उसके पास एक हथियार होता है और वो तांडव मचाना शुरू कर देता है। खुफिया तंत्र को कैसे पता होगा कि जो फ्लाइट में सफर कर रहे हो उसमें से कितने इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होंगे? जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा
कि आपकी रिपोर्ट के अनुरूप भी तकरीबन 15-20 मिनट में तांडव होता रहा और अभी एक दर्शक जो रिपोर्ट का हिस्सा थे वो उसको 30-40 मिनट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना नहीं होनी चाहिए और खास तौर से बड़ी बड़ी घटनाएं या छोटी जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप और हम लोग प्राय देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से या जांच एजेंसी और जो हमारा सुरक्षा तंत्र है, कई बार इस तरह की घटना होने से पूर्व भी वो घटनाओं को रोक देते हैं, तो वहां खुफिया तंत्र की सफलता होती है। मेरा कोई राजनीतिक ये बयान नहीं है, मेरा इस संदर्भ में मैंने अपनी बात कही है। तो कई बार आपको ये भी तो सुनने को मिलता है हमारा आपको कि अमुक घटना के लिए षड्यंत्र किया जा रहा था और उसकी खुफिया तंत्र ने अपनी सूचना के माध्यम से उस घटना को घटित नहीं होने दिया या वहां पहुंचने से पहले ही इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया या उनकी योजना को फेल कर दिया गया। मेरा तात्पर्य ये है। चलिए ठीक है डॉक्टर इंदुकांत जी, अब आप मुझे समझाइएगा सर, कोई घटना आतंकी कब हो सकती है, उसे कब कहलाया जाएगा? जब उस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला शख्स किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हो। अभी तो मान लीजिए इसको समय रहते पकड़ लिया गया था सर, अगर ये मंदिर परिसर के अंदर घुस जाता तो फिर क्या होता, कितने लोगों को और घायल करता ये? अभी तो 2 पुलिसकर्मी ही घायल हुए थे, तो कब कहा जाएगा इसे आतंकी घटना? देखिए पल्लवी जी, मेरी आवाज तो साफ आ रही है सर, आ रही है। घटना डिफाइन करने के लिए दुनिया में कई तरह की थ्योरी, संगठन से जुड़ा होकर के आतंकवादी घटना करने वाला व्यक्ति ये लगता नहीं है प्रथम दृष्टया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी पे जानलेवा हमला करता है और उसका उद्देश्य अगर आतंक फैलाना है तो उस घटना को आतंकवादी घटना कहा जाएगा। जैसा अपनी उत्तर प्रदेश पुलिस की STF और बाकी जो एंटी टेरर स्क्वाड ATS है, उनका जो बयान आया है शुरुआती, उसमें वो ये मानते हैं कि ये आतंकवाद से जुड़ी घटना भी हो सकती है। क्योंकि आप देखें कि जो दुनिया में बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई है पिछले 2-3 दशकों में, जैसे ओसामा बिन लादेन ने जो करवाया था, आप देखें 9/11 की घटना अमेरिका में, वो सारे पढ़े लिखे इंजीनियर्स और इस तरह के लोग थे, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड और प्लान्ड ढंग से स्ट्रेटेजिकली अगर कोई हमला करना होता है तो कोई अनपढ़ गवार या जाहिल टाइप का आदमी आमतौर पर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो आपने देखा होगा आईसिस या इसके पहले अलकायदा, ये लोग ऐसे लोगों को ही हायर करते थे जो हाईली एजुकेटेड और खास तौर से इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हों, और अगर वो जानते हो कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी या एरोडायनामिक्स के एक्सपर्ट हों तो उनको और वो पसंद था, या हथियार बनाने के माहिर हों। तो अब लेकिन अगर आतंक फैलाने से जुड़ी कोई घटना हो तो निश्चित तौर पर उसे आतंकवादी घटना कहा जाएगा। लेकिन मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानता हूँ कि जो सवाल आपने शुरू में उठाया था कि आखिर ऐसी घटना हुई कैसे। देखिए, गोरखनाथ का मंदिर एक सामान्य कोई जगह नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कोई व्यक्ति पहुंच जाए, और आप ये देखें कि वो कहाँ तक पहुंच गया था। उसके बाद आप देखें कि SSP गोरखपुर से कहते हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। ये कैसी बात, ये तो बिल्कुल ही शर्मिंदगी वाली बात है। और दूसरा ये देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आप जानते हैं कि आतंकवादियों के निशाने पे तमाम देश के ठिकाने हैं, और खासतौर से देश में दंगा फैलाने की कोशिश हमेशा आतंकवादी संगठनों ने किया है, देश विदेश के, देश के भी और ज्यादातर विदेश के आतंकवादी संगठनों ने। उनका ये फोकस होता है कि भारत में कैसे विद्वेष या ये सामाजिक विद्वेष या सामुदायिक तोड़ फोड़, आपस में मनमुटाव या झगड़ा कैसे बढ़ाया जाए। और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर अभी नई नई सरकार वहां गठित हुई है, और वहां पे एक शख्स आता है और चाकू लेकर के या हथियार लेकर के, जैसा आपके प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे, वह पहुंच जाता है। और अभी देखिए ये जांच पे सामने आएगा। बाय द वे ये चीजें अगर वो फ्लाइट से लेके आया हो तब तो ये भयानक चूक है, क्योंकि मैंने देखा फ्लाइट से लाने की सर संभावनाएं कमी नजर आ रही है। वहाँ सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर होती है, तो ये संभावना कम ही लग रही है। लेकिन अभी देखिए बड़ी बात क्या है पल्लवी जी, की अभी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको नकारा नहीं है। आज मतलब आप समझे कि 2 दिन बीत गए
आज तक कम से कम ये चीज तो खारिज हो जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज एक्सरेड होती है कि भाई ये यहाँ से कोई हथियार लेके नहीं गया था। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में चुप हैं, तो ये भी बड़ा एक संदेह का कारण है कि हो न हो सारी तैयारी करके मुंबई से आया हो, लेकिन फिर भी जहां तक वो पहुंचा, और जो देखिए एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है पल्लवी जी, कि वो कहाँ तक पहुंच गया हथियार लेकर के, दूसरा वहां पे जो रिएक्शन था, रिस्पांस था पुलिस का, अगर आप इतना सेंसिटिव मानते हैं, मुख्यमंत्री का वो क्षेत्र है और गोरखनाथ पीठ का अपने आप कितना इम्पोर्टेंस है, और वहां के वो महंत हैं और वही मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें बहुत सख्त और एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, और ये माना जाता है कि बहुत सारे लोग की कार्यवाहियों से नाराज थी। तो ऐसे में ऐसे प्रतिष्ठान की सुरक्षा में ऐसे लोग तैनात हैं कि एक आदमी आया है तो भगदड़ मच गई, आम आदमी भागे तो भागे, सुरक्षा कर्मी भाग रहे हैं, सुरक्षा कर्मी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि अगर उसके पास AK-47 होता, उसके पास कोई फायर आर्म्स होता, तब क्या होता, वो गर्भगृह में होकर अपनी डिमांड पेश कर रहा होता। मैंने जम्मू कश्मीर में रघुनाथ मंदिर में हमला होते हुए खुद देखा है, और जो आतंकवादियों का जो अपना मोडस ऑपरेंडी होता है वो यही होता है। ये तो मान लीजिए कि ये केवल सेंसेशन क्रिएट करने के लिए या मूर्खता में, या अगर उसके पिता की बात ठीक है तो वो तो बिल्कुल ही मतलब बरसर का आदमी है। नहीं तो वो अगर कोई आग्नेयास्त्र लेके जाता तो ये पुलिसकर्मी क्या करते, वो तो उसे अपने उठाकर गोदी में अंदर ले जाते। ये रिस्पांस होता है पुलिस का, आपने क्या होमगार्ड लगा रखे थे? ये तो चिंतनीय बात है, और अभी तक किसी भी बड़े अधिकारी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। जी बिल्कुल, और सुरक्षा में चूक का ये मसला लग रहा है। अब देखने वाली बात तो यही रहेगी कि जो जिम्मेदारी ATS को सौंपी गई है, क्या इसमें ये सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं। संदीप दुबे जी, कट्टरता फैला रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी का नतीजा पूरा देश झेल रहा है। मुझे नहीं लगता है, देखिए काफी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं और इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको ट्रेन में झांक के देखने की जरूरत है। देश लोकतांत्रिक है, यहाँ कट्टरता और गलत काम के लिए कोई जगह नहीं। मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उस घटना को प्रशासन पूर्णतः हमारा सक्षम है रोकने में, और प्रशासन उससे कोई लापरवाही नहीं हुई है। वो व्यक्ति पकड़ा गया है, CCTV फुटेज भी प्रशासन उसकी जारी करेगी, प्रशासन के पास CCTV फुटेज भी है। प्रशासन को थोड़ा काम कर लेने दिया जाए, क्योंकि प्रशासन अपना कोई भी अपनी बात रखेगा तो पूर्णतः सबूत के आधार पे रखेगा, क्योंकि मामला सारा, चूंकि व्यक्ति अरेस्टेड है तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं सिर्फ आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो लोग आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो लोग ऐसी विचारधारा को पनपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, या किसी राजनीति की तरफ उनका इशारा होता है, उनको इस देश की जनता इशारा कर रहे हैं सर दुबे जी। सबका है, सबके साथ, सबके विश्वास और सबके विकास से चलेगा। ये कोई व्यक्ति विशेष, किसी कौम विशेष, धर्म विशेष का देश नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला देश है, और जो बाबा साहब अम्बेडकर और आप ही के नेता उस संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं सर। कट्टरता तो फैल रही है, आप माने या ना माने, और उसी का नतीजा हमें ये देखने को मिल रहा है। यति नरसिंहानंद का बयान आपने सुन लिया होगा, मैं नहीं चाहती कि वो बयान मैं अपनी जुबान से रिपीट करूं सर। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो वो बोल के गए, और ये किस तरह की धर्म संसदें शुरू हो गई है ये समझ में नहीं आ रहा है, जहां पर सिर्फ कट्टरता फैलाई जाती है, 20 और 80 किया जाता है सर। मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूं, और बार बार कहूंगा एक युवा होने के नाते कि हम सबको सोचना है, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलकर अपने देश के लिए बेहतर करना है। जो लोग भी राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, जिनमें विसंगतियां और जहर घोलने की क्षमता है, उनको इस देश की जनता नकार चुकी है। इसको तो आप सर स्वीकार करिए। वो आज भी एन केन प्राकेण कुर्सी पे आने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये देश की जनता हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो, मिलजुल के रहता है, और सबके। चलिए ठीक है, मैं इस मसले पर आपके साथ आगे चर्चा करूंगी, और मुझे रत्नाकर जी का भी रुख करना है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कट्टरता तो फैल रही है इस देश में, और लगातार जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं ना सर, उसका नतीजा हम देख रहे हैं और भुगत रहे हैं, जिसे जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है, क्योंकि सियासत की रोटियां हम सेकने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे देश के भविष्य को खराब कर रहा है, और ये बात आप मानेंगे जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, रत्नाकर सिंह जी, आप ही का रुख करूंगी मैं। बताइए सर, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, बाटला एनकाउंटर पर आंखों में से आंसू निकल आए थे, ये तमाम चीजें जो हुई सर, क्या ये ठीक थी? और अभी भी जो हो रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता का बयान हो या फिर ये तथाकथित जो अभी हिंदू धर्म गुरु बन के घूम रहे हैं इनके बयान हो, ये सभ्य समाज के लिए और हमारे वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है उस पर आघात पहुंचाने के लिए बहुत है। देखिए पल्लवी जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको। जैसा कि मैंने अभी शुरुआती स्टेटमेंट में ही आपको कहा कि कश्मीर फाइल्स की जैसे जब तक फिल्में बनती रहेंगी, लोगों के दर्द को उकेरने का काम जब तक किया जाएगा, तब तक इस तरह की घटनाएं, देखिए उसका अंजाम अभी मिल गया, अभी ब्रेकिंग न्यूज में ही आपने चला दिया। देखिए सरकार को करना ये चाहिए कि सरकार को जो जख्म हैं उन पे मरहम लगाने का काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार मरहम लगाने से ज्यादा उसको उकेरने का काम कर रही है। उसका राजनीतिक कारण है, उसका राजनीतिक इनका उद्देश्य है, क्योंकि जितना ये दर्द उकेरेंगे उतना 80-20 वाला जो रेशियो इनके तरफ आएगा और ये ज्यादा ध्रुवीकरण के माध्यम से लोगों को उन्मादी बना के और वोट हासिल करेंगे। तो इसका नतीजा अभी आपने देख लिया। देखिए जो भी गोरखपुर में हुई है, मंदिर की घटना हुई है, वो कोई पहली घटना नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में MIM के जो प्रमुख हैं ओवैसी जी, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर कटुता लाने का काम कौन कर रहा है? ये कटुता लाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीका से बता रहा हूं कि क्या क्या स्टेटमेंट इनके बड़े नेताओं ने दिए हैं, जिसकी वजह से समाज में ये लोग घृणा फैलाते हैं, हेट स्पीच देते हैं, जिसकी वजह से सम्मान में लोगों के आपसी भाईचारे की भावना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा एक नारा रहता है, उसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब एनआरसी और CEA का विरोध चल रहा था दिल्ली में, लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो कपिल मिश्रा है नेता, वो वहां पे जाके और किस तरह से उन्मादी भाषण देते हैं और उसको नतीजा देखा कि वहां पे दंगा फैल गया। ठीक है, उसी तरह से कुछ घटना जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुआ था जब ही, तो वहां पे कालीचरण के नाम का जो शख्स था, उस शख्स ने किस तरह से महात्मा गांधी को गाली देने का काम किया था और किस तरह से विशेष समुदाय पे आरोप लगाया था। तो उस पे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता का, किसी भी नेता का बयान नहीं आता है। ये जो भाई साहब बैठ के कह रहे हैं कि हम संविधान, बाला साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत चलते हैं, लेकिन ये कटुता फैला के सत्ता हासिल का काम करने का काम ये करते हैं। आप अगर उस घटना को आप निंदा करते हैं, आप इस महात्मा गांधी को गाली देने वाले शख्स की निंदा करते, तो आप खुलेआम बोलिए लोगों को। आप प्रज्ञा ठाकुर है, प्रज्ञा ठाकुर है यहाँ पे अपना मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी है, जो प्रज्ञा ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी वो टिकट देके जिताती है। तो समाज में किस तरह का संदेश देते हैं ये लोग? कट्टरवाद लोगों को ये लोग टिकट देते हैं। आपने नहीं दिया कन्हैया कुमार को टिकट सर? देखिए मैंने आपसे जो सवाल किया था उस पर आप जवाब नहीं दिया आपने रत्नाकर जी। मुझे जवाब लेना है, मैं इनसे भी पूछूंगी दुबे साहब से कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये कट्टरता क्यों फैलाई जा रही है। लेकिन आप अपने बारे में भी तो बताइए ना, आपकी पार्टी का भी तो स्टैंड क्लियर कीजिए सर। जी पल्लवी जी, मैं थोड़ा सा ये कंप्लीट करके मैं कन्हैया कुमार पे भी आता हूँ। बताएं। देखिए इनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विरोध करना चाहिए था और उसको तिरस्कार करना चाहिए, लेकिन इनका किसी भी बड़े नेता का या किसी भी नेता का बयान नहीं आता है। दूसरी चीज, मैं और एक घटना याद दिला देता हूं। अनुराग ठाकुर जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जो है, अनुराग ठाकुर आते हैं मंच पे और क्या बोलते हैं लोगों को किस तरह से उन्मादी और भड़काते हैं, सबने सुना। वो किस तरह से गोली मारो सबको बोलते हैं और वो आज केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता इतने निम्न स्तर की होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी चुनाव में विकास का मुद्दा का कहीं जिक्र हुआ किसी भी 5 राज्य के चुनाव में? बिल्कुल नहीं हुआ। आज हम लोग राज्यसभा में 167 रूल के हिसाब से हम चर्चा करना चाहते हैं महंगाई के ऊपर, जो 2 हफ्ते में 8.5 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार भाग रही है, कह रही है कि नहीं हम चर्चा इस पे बाद में करेंगे। अरे कब करेंगे? जब 30 रुपया 40 रुपया बढ़ जाएगा तब करेंगे आप चर्चा। आज आप विकास के मुद्दे, जो आम जनता से संबंधित मुद्दे हैं,
उन मुद्दों पे आप बात नहीं करते हैं। आप बात करते हैं सिर्फ ध्रुवीकरण के मामले पे, आप बात करते हैं सिर्फ 80-20 पे। आपने मुद्दा लाया, हिजाब का मुद्दा लाया, कर्नाटक का मुद्दा, ठीक चुनाव के पहले कर्नाटक का मुद्दा लेके आया, हिजाब का मुद्दा। उसमें किस किस समुदाय को ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? देखिए, ये लोग विकास के नाम पे, लोगों के, जनता के समस्याओं के नाम पे एकदम विफल हो चुके हैं। सिर्फ इनका एक ही माध्यम बना हुआ है सत्तासीन रहने का, वो है ध्रुवीकरण। 80-20 का फार्मूला लेके ये चलते हैं। रही बात, देखिए पल्लवी जी, जी पल्लवी जी, देखिए एक चीज, जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा है कन्हैया कुमार के बारे में, तो वीडियो सबने देखा है। कन्हैया कुमार ने कभी अपने मुंह से कभी वह शब्द नहीं निकाला है कि जो देश के सहिष्णुता पे जो है आंच आए। कन्हैया कुमार ने नहीं निकाला। वो वीडियो कोर्ट में भी दिखाया गया था। तो कन्हैया कुमार, हाँ, मैं जरूर मानूंगा कि उस भीड़ में कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने इस तरह से वो भाषण दिया या नारा लगाया, जिसके वजह से लोगों के अंदर कटुता फैली और एक भाईचारे का जो सौहार्द जो हम बनाकर चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया। और वो कुछ लोग थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने नहीं किया। हाँ, उसके ऊपर हम जरूर कहेंगे, हम चाहेंगे जरूर कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कन्हैया कुमार ही हो, अगर उसके ऊपर ये प्रूफ हो जाता है कि उसने इस तरह के किया है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को पकड़िए आप, हर व्यक्ति को आप सजा दिलाइए। आप समाज में आपको इंश्योर करना है। ये भारतीय जनता पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। उनको इंश्योर करना है कि इस तरह की समाज में कोई भी हिंसा ना हो, जिससे कि आपस में एक दूसरे से लड़े। देखिए, ये हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका देश है। सब लोगों ने इस आजादी में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सब लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई है और भारत तिरंगा का झंडा उठा के और आजादी दिलाई है। इसमें एक विशेष समुदाय के प्रति समर्पण की भावना, दूसरे समुदाय के प्रति जो है वो तिरस्कार की भावना, ये बहुसंख्यक के प्रति आप सम्मान दिखाते हैं, अल्पसंख्यक के प्रति आप तिरस्कार दिखाते हैं। इसका हमेशा हम विरोध करेंगे। हम चाहेंगे हमेशा कि आप बहुसंख्यक के प्रति भी सम्मान दिखाइए, आप अल्पसंख्यक के प्रति भी सम्मान दिखाइए। आप सबको लेकर चलिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल, लौट रही हूँ मैं आपके पास। नागेंद्र जी, किसका अपमान हो रहा है इस देश में, और उस अपमान का आग जो है वो इस तरीके से भड़क रही है कि नए नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं? पल्लवी जी, इस प्रश्न का उत्तर देने से अपने दल की ओर से जो पक्ष रखने के लिए बैठा हूं, तो इस घटना के संबंध में और जम्मू कश्मीर की घटना के संबंध में, जो आतंकी घटना देश के किसी भी कोने में हो रही है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हम इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन होती है, इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस चर्चा के लिए हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें 3 राजनीतिक दलों से संबंधित हैं और एक प्रबुद्ध और बड़े ही समर्पित और बड़े ही बौद्धिक रूप से परिपूर्ण जो शख्स बैठे हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाए थे, उन प्रश्नों का उत्तर न देकर भारतीय जनता पार्टी के साथी संदीप दुबे जी ने जिस तरह से बात को मोड़ने का प्रयास किया है, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अमुक दल को या उन लोगों को जनता ने नकार दिया है। यहाँ हम डिबेट करने बैठे हैं, जो आतंकी घटना हुई है, जो घटनाएं हो रही हैं, यहाँ हम चुनाव का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। चुनाव जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथी को जो प्रश्न हमने किए हैं विपक्षी दल होने के नाते, और जो भद्र पुरुष निष्पक्ष रूप से तीनों लोगों से समान दूरी रखे हुए हैं, जिस गंभीरता से उन्होंने बातों को उठाया था, तो सत्ताधारी दल का प्रतिनिधित्व करने के नाते उनका दायित्व बनना चाहिए था कि वो उन सवालों का जवाब दें। तो इस आतंकी घटनाओं के लिए केंद्र में बैठी सरकार और राज्य में बैठी सरकार जिम्मेदार है। और आप लोगों को भी याद होगा, जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, तो उसी गोरखपुर में वहां के बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी, और अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, और पहली घटना होती है उत्तर प्रदेश में। हम सहमति जताते हैं, जो जांच अधिकारी कह रही है आतंकी घटना है, ठीक है, ये जांच का विषय है, हम उस बात को ही मान लेते हैं। तो इसकी जवाबदेही जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की बैठती है, क्योंकि वो ठीक उनकी नाक के नीचे की घटना है। तो ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मुद्दा है। दूसरी, मैं बहुत चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा जम्मू कश्मीर की घटनाओं को लेकर। आपके रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि वे कश्मीर राइफल जो फिल्म है, कश्मीर के ऊपर जो कश्मीर फाइल्स
जो फिल्म है उसकी प्रतिक्रिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश में पहली बार हो रहा है कि संवैधानिक पदों पर, बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग एक फिल्म का प्रचार कर रहे हैं और बड़ी पीड़ा होती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश की ही धरोहर नहीं, वे विश्व की धरोहर रहे हैं। उनका योगदान 140 देशों ने ये कहा है कि 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में विश्व भर में मनाया जाए, लेकिन हमने माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुना है कि जब महात्मा गांधी पर 1982 में फिल्म बनी है तो लोगों को जब मालूम हुआ है। तो इस तरह की बचकानी हरकतें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के बयान जारी करेंगे तो वो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। समाजवादी पार्टी देश के किसी भी कोने में होने वाली आतंकी घटना की निंदा करती है, भर्त्सना करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना चाहिए, ये बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में देश के प्रत्येक कोने से आतंकवाद को खत्म कर दिया है, तो ये आतंकी घटनाएं हो क्यों रही हैं? आप लोगों के जांच अधिकारी कह रहे हैं कि आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो इसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है। बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही बनती है और संदीप दुबे जी से इसका जवाब भी लेंगे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में जो कुछ भी हुआ उस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग चश्मों से देखा जा रहा है। अब सवाल ये है सर कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो वाकई में कट्टरता की वजह से हो रही हैं? क्या वाकई में हमारे युवाओं के मन में अब बहुत ज्यादा कट्टरता पनप रही है और अपने अपने धर्मों को लेकर जो ये कट्टरता है वो इस तरह के उग्र का रूप लेती जा रही है? मेरा इसमें दूसरा राय है, मेरी राय दूसरी है पल्लवी जी। हालांकि सत्ताधारी पक्ष का तो अपनी बात संदीप दुबे जी को रखना चाहिए कि क्या वास्तविकता है और जो हम लोगों ने अपनी बातें रखी उस पर उनका क्या जवाब है। लेकिन जो उदाहरण दिया था अभी रत्नाकर जी ने, उस पर मैं अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा कि कन्हैया कुमार जी का आपने सवाल उठाया। कन्हैया कुमार जी पे जब आरोप लगे थे कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ वो थे और उनको कांग्रेस ने अपने यहाँ शामिल किया और बड़ा पद दिया, तो वो कन्हैया कुमार, उनको ध्यान रखना चाहिए रत्नाकर जी को कि उस समय वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, एक सामान्य छात्र नहीं थे। और जब एक छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते वो आंदोलन हो रहा था, उस दौरान अगर ये नारेबाजी लगाई गई उनकी उपस्थिति में, ये कोर्ट में साबित होगा कि उन्होंने लगवाया, शामिल थे नहीं थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में ये नारेबाजी हुई। और उमर खालिद तो उसका मुकदमा चल रहा है, उमर खालिद जेल में भी थे काफी लंबे समय तक। कन्हैया कुमार पे भी आरोप है, लेकिन उमर खालिद या बाकी और ऐसे तत्वों का जिनका खुद निंदा किया अभी रत्नाकर जी ने कि जिन्होंने भी किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उनकी निंदा भी अभी तक कभी भी ऑन रिकॉर्ड कन्हैया कुमार जी ने नहीं किया है। और उन्होंने ये अफसोस भी नहीं जाहिर किया गया है कि ये जो नारेबाजी की गई या ऐसी बातें देश के खिलाफ की गई जेएनयू के कैंपस में, उसी जगह पे जहां वो उपस्थित थे, वो उचित था कि अनुचित था। तो ये बात भी एक है जिसको आप इस तरह से सिरे से ये करके नहीं खारिज कर सकते कि उसमें कन्हैया कुमार शामिल नहीं थे या थे तो अभी तक साबित नहीं हुआ। दूसरा कहना चाहता हूँ, देखिए इस दिन के फ्रिंज एलिमेंट और राष्ट्र विरोधी ताकतें आज से देश में नहीं। जब आप देखिए, मैं पल्लवी जी के लिए छोटा सा रेफरेंस देना चाहूंगा रत्नाकर जी के लिए विशेष तौर से। देश की जब आजादी की लड़ाई हो रही थी और आजादी जिस समय विभाजन हुआ देश का, उस समय इस देश में जो रत्नाकर जी ने खुद कहा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में देश को आजादी मिली। उन्होंने स्वयं देश के कई इलाकों में जहां ये डर था कि दंगा फैल सकता है, जहां पर देश के जो हिस्से डिवाइड हो रहे थे, उस डिवीजन के पार्टीशन के पॉइंट्स पे जाकर लोगों से क्या अपील की थी पल्लवी? उन्होंने अपील क्या था, करबद्ध विनती की थी कि लोग देश के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ न जाएं, पाकिस्तान के पक्ष में वोट न। लेकिन इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी जैसे एक महापुरुष राष्ट्रपिता की अपील के बावजूद जो पाकिस्तान आज है और जो आज बांग्लादेश है, दोनों इलाकों में लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया। वहां पे आखिरकार
जो आतंकवाद है या जो कट्टरता है किसने बढ़ाई? क्या आज के लोग थे? तो ये जो कट्टरता की भावना है लोगों में आज नहीं, पहले भी था, मध्यकाल में भी था, आजादी के समय भी था, आप इसको नकार नहीं सकते हैं। अब केवल ये देखने को आ रहा है कि वो जो कट्टरता की भावना थी उसके खिलाफ एक विद्रोही भावना उस कट्टरता के खिलाफ भी दूसरी कट्टरता से देने की कोशिश कुछ लोग करते। तो आप ये कह करके कि एक की कट्टरता ठीक है कि नहीं ठीक है, दूसरे की कट्टरता की खाली आलोचना करें तो ये उचित नहीं होगा। कट्टरता किसी भी पक्ष में उचित नहीं है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इतिहास समीक्षा हमेशा होती है और होनी चाहिए। जैसे आजकल लोग ये कहते हैं कि फलाने लोग आतंकवादी थे कि क्रांतिकारी थे, मिस्टर ए का कितना योगदान था आजादी की लड़ाई में, मिस्टर बी का क्या योगदान था। इतिहास से इस बात की समीक्षा हमेशा होती रहती है, कोई भी समीक्षा से परे नहीं होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो देश में माने जाते कि मानिंद हैं, देश के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी मर्यादा जरूर रखनी चाहिए, मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो बात अभी अपने बयान में रत्नाकर सिंह को बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कश्मीर फाइल्स, देखिए कोई भी इस देश में आपको याद होगा कि जब एक कलाकार से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पेंटर थे सुनाम धन्य, उन्होंने जब नंगी तस्वीरें माँ सरस्वती की बनाई थी तो लोगों ने कहा था कि ये तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उनको पूरी छूट है। लेकिन जब वही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फ्रांस में इस्तेमाल हुआ तो कुछ लोगों ने एक पंथ के घुस कर करके पूरे उस दफ्तर को उड़ा दिया और सारे लोगों को साफ कर दिया। ये भी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी अगर आप मानेंगे तो। और उसी तरह से जब इस देश में लोगों ने अपनी बातें रखने की कोशिश की कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, तो कुछ दल खड़े हो गए कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये कट्टरता फैलाने वाली बात। पल्लवी जी, मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ 5 वर्ष स्वयं, मैंने रिपोर्टिंग की है वहां से। लोगों ने वहां पे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो लोग हैं, मैं वहां पे रहकर उनके बीच उनकी आलोचना करता था। लोग सिखाते थे अलगाववादियों को कि आप किस एंगल से दीजिए तो 5 लोग भी होंगे तो 50 दिखाई देंगे, और देश के खिलाफ अगर आप नारे लगाएंगे तो आपको मीडिया कवरेज मिलेगी। फिर जब वो ठंडा हो गया तो लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाइए तो आपको कवरेज मिलेगी। फिर जब वो भी ठंडा हो गया, एक रूटीन बात होगी, तो लोगों ने कहा कि आईसिस के झंडे उठाइए तो मीडिया कवरेज मिलेगी। तो ये चीजें चलती रहे, और जब वहां पे कश्मीरी पंडितों को धक्के मार करके उनके सरेआम उनके साथ अत्याचार करके महिलाओं के साथ भगाया गया, तो उसको देखने पर अगर कोई फिल्म बनाई जाती है तो ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं, उसको दबा देना चाहिए। ये कैसी बात? जी ठीक है। संदीप जी, आखिरी कमेंट चाहूंगी सर, समय बहुत कम रह गया है, उसके बाद रत्नाकर जी का भी आखिरी कमेंट लेना है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी जो आज का वक्त है, कांग्रेस के साथ या कोई भी विपक्षी पार्टी के लोग अपने अपने मत को रखें, उनका अधिकार है कि हम रोज सुनते रहे, 5 सालों से सुनते रहे, 10 सालों से भी सुनते रहे, जब से हमारी सरकार 2014 में बनी, उसके बाद विपक्ष का यही नजरिया है और यही बोलता है। इसका पहले तो हमें लगता था कि देश के किसी कोने में जब कांग्रेस की राज, तो हर कोने में थोड़े बहुत पटाखे जरूर फूटे, है ना। इन लोगों ने पटाखे फूटना नहीं रोका। इन सब विषयों को धर्म से जोड़ना अब ठीक नहीं है कि विपक्ष बार बार धर्म से जोड़ देता है अपने इस तरह की राजनीति को। इस तरह के विषय को हम जब रखते हैं तो सोच समझ के हमें बोलना चाहिए कि कोई हिंदू का मामला नहीं, कोई मुसलमान का मामला नहीं है, और पूरे देश में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद अगर है, कोई आतंकवादी है और गलत कोई काम कर रहा है, उसकी सजा भारतीय संविधान के अनुसार मुकर्रर है, उसको मिलती है। हमारी एजेंसियां बहुत अच्छी हैं, तो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। हमें ये सोचना है पूरा ये घटना हुई है जिस विषय पे हम चर्चा करते हैं। सर, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी ने जो सवाल उठाए थे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में चूक के, उनके जवाब हमें जल्द से जल्द मिल जाएं। रत्नाकर जी, मैं जल्दी से आखिरी कमेंट चाहूंगी सर, बहुत कम समय बाकी है, बताइए। देखिए, मेरा आखिरी कमेंट यही रहेगा कि जिस तरह से समाज में तिरस्कार की राजनीति की जा रही है, घृणा की राजनीति की जा रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, इससे ऊपर उठकर जरा भारतीय जनता पार्टी या और लोगों को भी सोचना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्ग को सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है या जो हमारी समाज है, पढ़े लिखे जो तबके हैं, इस तरह से कृत्य जो करने देखने को मिला है, जो उन्होंने किया है,
तो यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा काम है। और उसको किस तरह से समाज में सौहार्द की भावना फैलाएं, भाईचारा की भावना फैलाएं, ये हमें देखना होगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस बारे में सोचना होगा कि समाज को एक स्वच्छ राजनीति दें और इस तरह की जो कट्टरता फैलाने का काम न करें। और पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से अगर कोई घटना करता है तो निश्चित रूप से इसमें दुख होता है कि हमारा देश किधर जा रहा है और हम आने वाली पीढ़ियों को क्या हम संदेश दे रहे हैं और किस दिशा में लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकवाद को किसी धर्म विशेष से ना जोड़ा जाए। फिलहाल आप चारों ही मेहमानों का शुक्रिया, आप चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो गोरखनाथ मंदिर के प्रांगण में जो कुछ भी हुआ उसे हर कोई अपने अपने चश्मे से देख रहा है। हालांकि अब इसकी जांच एटीएस को सौंप दी गई है और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या वाकई में इस पूरे घटनाक्रम का कोई आतंकी कनेक्शन था। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।